हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मजेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 4। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ, जगमोहन ने शब्दों को चबाकर कहा। हमारी आंखें कितनी बार मिली है ये बात तो तुम जानते ही हो। तुम नज़र रखने में चूक गए थोड़ा सा। ये क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं। समझ आ जाएगा। आगे वाली कार के पीछे चलते रहो। तुम पागल हो जो ऐसा कर रहे। सही कहा। जगमोहन घुर्राया। मेरी बात ना मानी तो गोली मार दूंगा। तुम मेरे से चालाक नहीं। कार ड्राइव करता शकीर कह उठा। देखो, तुम जो भी हो गलती कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम चाहते क्या हो हमसे। रुपया पैसा ज़्यादा नहीं है हमारे पास। हम तो कंपनी के कर्मचारी हैं। कार भी कंपनी की है। कौन सी कंपनी है तुम्हारी? जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। जिंदल एंड जिंदल, जो पाइप बनाते हैं वो। तुम उस कंपनी के कर्मचारी कैसे हो सकते हो? उस कंपनी का मालिक तो मैं हूँ, जगमोहन ने व्यंग से कहा। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? आगे वाली कार के पीछे लगे रहो। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। तुम लोग ये मत भूलना, जहाँ भी चालाकी की वहीं पर तुम दोनों को शूट कर दूंगा। जैसा मैंने कहा है सिर्फ वैसा ही करो। शकीर कार को आगे बढ़ाए जा रहा था। अब ट्रैफिक खुल गया था। तुम क्यों हमें तंग कर? मंसूर ने कहना चाहा। हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? जगमोहन कठोर स्वर में बोला। पीछा? क्या कहते हो? हम तो भीड़ में फंसे। जगमोहन ने हाथ आगे कर उसकी कमर में रिवॉल्वर लगा दी। तुम पीछा कर रहे हो है ना? सच बोलो वरना। मंसूर ने होठ बीच लिए। तुम लोग अब से ही नहीं, 2-3 दिन से हमारे पीछे हो। तुम्हारे साथी भी है। कल मैंने एक का चेहरा देखा था, वो तुम दोनों में से नहीं था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते? मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे। ड्रैगर दब गया तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, जगमोहन ने दांत पीच कर कहा। इसका दिमाग खराब हो गया है, मंसूर ने शाकिर से कहा। जानता हूँ, इसे कोई गलतफहमी हो गई है। जल्दी ही वो दूर हो जाएगी, शाकिर ने शांत स्वर में कहा। आगे वाली कार के पीछे रहो। अगर वो कार नज़रों से छूट गई तो तुम दोनों को गोली मार दूंगा, जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। तुम जैसे कमीनों से निपटना मुझे आता है। ये तो खामखा की जबरदस्ती कर रहे हो तुम हमारे साथ। हम तो, शकीर ने कहना चाहा। चुप रहो और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। ट्रैफिक पूरी तरह खुल गया था। वाहन सामान्य रफ्तार से चलने लगे थे। जगमोहन सतर्कता से रिवॉल्वर थामे बैठा था। तुम्हारा नाम क्या है? मंसूर ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? यूं ही कुछ मत पूछो, समझे? तुम जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ गए हो, हमारी कार से बाहर। चुप रहो, जगमोहन गुर्राया। तुम मेरी कार के करीब रहकर बराबर मुझे देख रहे थे। उस दूसरी सड़क पर भी और इस सड़क पर भी तुम्हारी निगाह मुझ पर ही थी। तुम हमारे पीछे लगे हुए हो। पागल हो तुम, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। अभी पता चल जाएगा। मुझे लगता है आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तुम दोनों मरने वाले हो। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो तुम खामखा ही हमें गोली मार। ये बात थोड़ी देर बाद करेंगे, चुपचाप बैठे रहो। चौराहा आने पर आगे वाली कार ने बाईं तरफ मोड़ काटा। कार मुड़ रही है, पीछे रहो, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। शाकिर ने भी कार मोड़ दी। इस सड़क पर भी ट्रैफिक था, परंतु कम था। कुछ आगे जाकर आगे वाली कार एक मॉल के पार्किंग में जा घुसी, जो सड़क के किनारे पर ही स्थित था। शाकिर ने भी कार को भीतर ले लिया। आगे वाली कार पार्किंग में रुकी तो शाकिर ने भी कार वहीं पास ही रोक दी। शरारत मत करना, जगमोहन गुर्रा उठा। हम तो शरीफ लोग हैं, शरारत क्यों करेंगे? मंसूर कह उठा। तभी दूसरी कार का दरवाज़ा खोलकर देवराज चौहान बाहर निकला और इस तरफ आने लगा। ये तुम्हारा साथी है? शाकिर ने पूछा। तुम लोग सब कुछ जानते हो, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा।
तब तक देवराज चौहान पास आ पहुंचा। जगमोहन ने कार का शीशा नीचे किया। कुछ बताया इन्होंने? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, इनकार करने पर लगे हैं कि ये मासूम है। जगमोहन बोला। हम तो शरीफ लोग हैं, क्यों हमें? तभी देवराज चौहान ने आगे का दरवाज़ा खोला और कठोर स्वर में मंसूर से बोला, बाहर निकल। लेकिन क्यों? हमने क्या किया? देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाया और मंसूर का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। जगमोहन ने शाकिर की कमर से रिवाल्वर लगा दी। तू भी निकल, शराफत से। शाकिर भी बाहर निकल आया। मंसूर और शाकिर को उन्होंने कार के साथ खड़ा कर दिया। कौन हो तुम दोनों? जगमोहन कठोर स्वर में बोला। क्यों हमारा पीछा कर रहे? हम शरीफ लोग हैं, रिवाल्वर दिखाकर क्यों हमें डरा रहे? तुम हमारे पीछे थे। जगमोहन घुर्रा उठा। कई बार हमारी नज़रें मिली और तुम कहते हो कि नज़रें मिली, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे था। मैं किसी का पीछा क्यों करने लगा? मंसूर कह उठा। तभी देवराज चौहान ने मंसूर की तलाशी ली और रिवाल्वर बरामद कर लिया। तो तुम शरीफ हो, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। मंसूर सकपका उठा, चोरी पकड़ी जाते देखकर। देवराज चौहान शाकिर की तलाशी लेने लगा तो वो कह उठा, मेरे पास भी रिवाल्वर है। देवराज चौहान ने शाकिर की भी रिवाल्वर निकाली और दोनों की रिवाल्वरें उनकी कार के भीतर फेंक दी। चेहरे पर कठोरता आ गई थी। जगमोहन का हाथ जेब में रखी रिवाल्वर पर था। सीधी तरह से अपना मुंह खोलो कि हम पर नज़र क्यों रख रहे हो? कौन हो तुम लोग? देवराज चौहान बोला। मंसूर और शाकिर ने एक दूसरे को देखा। बोलो, देवराज चौहान ने पुनः कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी किसी बात का जवाब हम नहीं दे सकते। शाकिर बोला। ये तो तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि हमें शूट करने का ऑर्डर नहीं था, सिर्फ नज़र ही रखनी थी, वरना तुम दोनों का काम कब का हो चुका होता। कौन ऑर्डर दे रहा है तुम्हें? तुम हमसे कुछ नहीं जान सकते। मुंह न खोला तो मरोगे। देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। हमें मारना भी इतना आसान नहीं, हमारे साथी आसपास ही हैं। शाकिर बोला। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह फौरन घूमी हर तरफ, परंतु पार्किंग में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे उन्हें खतरा लगे। तुम जान गंवाने वाली बातें कर रहे हो। देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। हमारी बातों का जवाब दे दो वरना। तभी एक काली कार पार्किंग में प्रवेश करती हुई उनकी तरफ धीमी गति से आने लगी। मंसूर ने उस कार को देख लिया तो मुस्कुरा उठा। जगमोहन की निगाह मंसूर की मुस्कान का पीछा करते उस कार की तरफ गई। कुछ सतर्क हो गया। शाकिर और देवराज चौहान ने भी उधर देखा। वो कार हमारे लोगों की है, मंसूर ने कहा। पंगा किया तो तुम दोनों के बचने की गारंटी नहीं होगी। वो कार पास आकर रुक गई। देवराज चौहान और जगमोहन सतर्क हो गए थे। देवराज चौहान का हाथ जेब में मौजूद रिवाल्वर पर जा पहुंचा। तभी कार का दरवाज़ा खुला और मुन्ना खान बाहर निकला। चेहरे पर शांत भाव थे। उसने देवराज चौहान और जगमोहन पर नज़र मारी कि दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नादिर बाहर निकला। वो कार के साथ घूमकर पास आ पहुंचा। मंसूर और शाकिर अब निश्चित नज़र आने लगे थे। कैसे हो देवराज चौहान? मुन्ना सामान्य स्वर में बोला। उसके मुंह से नाम सुनकर देवराज चौहान और जगमोहन चौंके। तभी जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। मैंने तुम्हें कल गोली चलाकर भागते देखा था। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वही हो। सच में? मुन्ना मुस्कुराया। ये वो ही है जो कल गोलियां चलाकर भाग गया था। इसके साथ एक और भी था, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। जगमोहन ठीक कहता है, कल उन दो में एक मैं था। मुन्ना बोला। तुम हमारे नाम जानते हो, तुम लोग कई दिन से हमारे पीछे हो। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। कल तुम दोनों मारे जाते अगर मैंने और मेरे साथी ने ठीक मौके पर उन पर गोलियां चलाकर तुम लोगों को बचा न लिया होता। मेरा शुक्रिया अदा करो कि हमने तुम दोनों की जान बचाई। मुन्ना ने कहा। कौन हो तुम लोग? देवराज चौहान ने पूछा। दोस्त हैं। दोस्त इस तरह कभी किसी का पीछा नहीं करते, देवराज चौहान बोला। दोस्त इसी तरह पीछा करते हैं कि मौके पर तुम लोगों को बचा लिया जाए, मुन्ना मुस्कुराया। अपने बारे में बताओ। नहीं जान पाओगे देवराज चौहान। क्यों? हम बताना नहीं चाहते। हमारे पीछे क्यों हो?
ये भी नहीं जान सकोगे, कम से कम अभी तो नहीं। मुन्ना ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के होठ बिछ गए। हम तुम दोनों को सुरक्षा दे रहे हैं कि कोई भी तुम लोगों का बुरा न कर सके। हम तुमसे प्यार करते हैं, हर बुरी निगाह से तुम्हें बचाकर रखना चाहते हैं। तुम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। किसके लिए काम करते हो? देवराज चौहान ने पूछा। जवाब नहीं मिलेगा। ये तो बता सकते हो कि आखिर मामला क्या है जो तुम। रहने दो देवराज चौहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। यूं ही सवाल पूछकर अपना वक्त खराब मत करो। आगे के लिए सुन लो कि हम साय की तरह तुम्हारे पीछे हैं, चील की तरह तुम पर नज़र रख रहे हैं। हमारी निगाहों से बचने की कोशिश करना बेकार है। तुम पर हर वक्त हमारी निगाह रहेगी। मुन्ना ने कहा। इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। वो कैसे? इस बार तो तुम्हारे आदमियों को हमने पकड़ा है, अगली बार गोली चला देंगे। ऐसा किया तो तुम पर ढेरों गोलियां चल जाएंगी। हम इतने भी दयालु नहीं कि अपनी जान गंवा दे। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं जान सकते कुछ भी। सिर्फ ये समझ लो कि तुम दोनों हर वक्त हमारी नज़र में रहोगे। रात हो या दिन, बंगले में रहो या बाहर, हमारी नज़र तुम दोनों पर रहेगी। कहने के बाद मुन्ना ने मंसूर और शाकिर से कहा, चलो। मंसूर और शाकिर अपनी कार के दरवाजे खोलकर भीतर जा बैठे। जगमोहन ने फौरन रिवाल्वर निकालकर मुन्ना पर तान दी। तुम लोग इस तरह नहीं जा सकते, जगमोहन ने दांत पीचकर कहा। हमारी बातों का जवाब देना होगा। वो देखो, मुन्ना ने पार्किंग के प्रवेश रास्ते की तरफ इशारा किया। मेरे और भी साथी यहाँ हैं। जगमोहन ने फौरन उस तरफ नजरें घुमाई। देवराज चौहान ने भी देखा। प्रवेश रास्ते पर कार खड़ी किए मुक्ति और गफूर खड़े इधर ही देख रहे थे। उधर शाकिर और मंसूर ने कार में से रिवाल्वर उठा ली थी। हमसे भी संभल कर रहना, मंसूर ने कहा। बेहतर है कि अब तुम लोग जाओ, नादिर ने कहा। हमसे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते तुम दोनों, क्योंकि हम हमेशा ही एक दूसरे के आसपास होते हैं। मारे जाओगे अगर टक्कर ली तो। जगमोहन ने होठ बींचकर रिवाल्वर जेब में रखी तो देवराज चौहान ने कहा, चलो जगमोहन। दोनों पास खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। याद रखना, तुम हमेशा हमारी नज़र में रहोगे, मुन्ना कह उठा। ये कब तक चलेगा? कार में बैठते देवराज चौहान बोला। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। काम क्या है हमसे? कुछ दिन इंतज़ार करो, फिर बात करेंगे। हमारे किसी आदमी पर गोली चलाई तो बचोगे नहीं। जगमोहन भी बैठ चुका था। देवराज चौहान ने कार को वापस मोड़ा और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दी। यह देखकर उस रास्ते पर खड़े मुक्ति और गफूर भीतर बैठे और कार को रास्ते से हटा लिया। शाम हो रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले में मौजूद थे। सोफे पर दसे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा रखी थी। सोचों में डूबा कश ले रहा था। तभी जगमोहन आ पहुंचा। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ नींद लेने के पश्चात उठा है। देवराज चौहान ने उसे देखा तो जगमोहन कह उठा, क्या सोच रहे हो? उन्हीं लोगों के बारे में, देवराज चौहान बोला। हमें अच्छी तरह घेर रखा है उन लोगों ने। हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो उनसे? देवराज चौहान ने पुनः जगमोहन को देखा। ऐसा है तो एयरपोर्ट से किसी दूसरे शहर के लिए प्लेन पकड़ लेते हैं, आसानी से पीछा छूट जाएगा। उसके बाद अगली फ्लाइट से वापस मुंबई आ जाएंगे और बंगले पर न आकर कहीं और ठिकाना बना लेने पर पीछा छूट जाएगा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। तुम चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं, देवराज चौहान पुनः बोला। तुम पीछा नहीं छुड़ाना चाहते? नहीं। क्यों? जगमोहन के होठ सिकुड़े। जो भी लोग हम पर नज़र रखे हैं वो मामूली नहीं है, असाधारण लोग हैं। मजबूत संगठन की तरह काम कर रहे हैं। उनका काम करने का ढंग बढ़िया है। वो मंजे हुए हैं और संख्या भी ज़्यादा है। ऐसे में हमारा ये देखना बनता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हम पर नज़र रखते वो किस बात के इंतज़ार में हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर हम बड़ी मुसीबत में फंस गए तो? उनसे भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। अगर विमान पर सवार होकर मुंबई से निकल भी गए तो कब तक अपने बंगले से दूर रहेंगे? हो सकता है कि उन्हें हमसे कुछ ऐसा काम हो कि हमें ढूंढने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर दें और देर सवेर में
जब बंगले पर लौटे तो वो हमें फिर घेर लें। देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि उनकी निगाहों से खिसक जाना इस मामले का हल नहीं, पर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे एतराज भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कोई हरदम हम पर नजर रखे हो, जगमोहन बोला। तो निकल चलते हैं इस शहर से, तब तो हम पर नजर नहीं रख सकेंगे। मेरे ख्याल से कुछ दिन के लिए मुंबई से निकल चलना ही ठीक होगा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। ठीक है, फोन पर किसी भी शहर की टिकट बुक करा लो। ट्रैवल एजेंसी का आदमी हमें एयरपोर्ट पर टिकट डिलीवर कर देगा और पैसे ले लेगा। हम खाली हाथी एयरपोर्ट पहुंचेंगे ताकि पीछा करने वाले को शक न हो कि हम मुंबई से बाहर जा रहे हैं। वो समझ भी नहीं पाएंगे और हम मुंबई से बाहर होंगे। देवराज चौहान ने कश लिया। परंतु ऐसा करके हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वो हमसे चाहते क्या थे। कौन से शहर की टिकट बुक कराऊं? जगमोहन जेब से मोबाइल निकालता बोला। तुम पर है, जहां तुम्हें ठीक लगे। तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो। देवराज चौहान ने फोन निकालकर बात की। देवराज चौहान। मुन्ना खान की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम और जगमोहन मुंबई से बाहर नहीं जाओगे। देवराज चौहान बुरी तरह चौंका, सीधा होकर बैठ गया, फोन कान से लगाए रखा, बोला कुछ नहीं। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। हमसे पीछा छुड़ाने की सोचना भी मत। तुम अभी हमें जानते नहीं, हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। मुन्ना खान की आवाज़ पुनः कानों में पड़ने लगी। जिस शहर के लिए प्लेन लोगे, जिस एयरपोर्ट पर भी उतरोगे, वहीं हमारे आदमी तुम्हारे और जगमोहन के इंतजार में मौजूद होंगे। तुम्हारी किस्मत हमारे साथ बन चुकी है। देवराज चौहान ने होठ बीचे जगमोहन को देखा। जगमोहन के चेहरे पर सवाल था कि मामला क्या है। तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। हमारे लिए मामूली बात है किसी का नंबर जान लेना। मैं किसी में नहीं आता। हमारे लिए तुम मामूली हो, जब हमें जानोगे तो समझ जाओगे। उधर से मुन्ना की आवाज़ आई। मेरे बंगले पर तुमने माइक्रोफोन लगा रखे हैं हमारी बातें सुनने के लिए, देवराज चौहान बोला। हाँ, कब लगाए? जब तुम बंगले से बाहर थे। बहुत आसान काम था। तुम लोग हो कौन? वक्त आने पर तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुन्ना की आवाज़ कानों में पड़ी। इतना तो बता सकते हो कि हमसे चाहते क्या हो, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान। मुन्ना का कानों में पड़ने वाला स्वर शांत था। ये बात अच्छी तरह सुन लो और जगमोहन को भी समझा देना कि हमारी नज़रों से बचा नहीं जा सकता। चाहो तो कोशिश कर लो, हमसे हार जाओगे। समझदारी इसी में है कि आराम से बैठ जाओ। तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। धमकी दे रहे हो? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। नहीं, मैं आगाह कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुम हर वक्त हमारी निगाहों में हो। अगर ये सोचते हो कि माइक्रोफोन की तलाश करके हटा लोगे तो ये भूल है तुम्हारी। हमने इस तरह माइक्रोफोन लगा रखे हैं कि सारे के सारे तुम ढूंढ नहीं सकोगे। कुछ तो हर हाल में लगे ही रह जाएंगे। हमसे बचना नामुमकिन है। बच सको तो बच के दिखा दो। इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। देवराज चौहान ने कान से फ़ोन हटाया और बोला, उन लोगों ने बंगले में माइक्रोफोन लगा रखे हैं, वो हमें सुन रहे हैं। उनका कहना है कि माइक्रोफोन ज़्यादा है और हम ढूंढ नहीं सकते। मुंबई छोड़ी तो दूसरे शहर के एयरपोर्ट पर उनके आदमी मौजूद होंगे। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जगमोहन के होठ बिछ गए। बोला, तो हम अपने ही बंगले में कैदी बन गए। जब हम बाहर थे तो यहाँ माइक्रोफोन लगा दिए गए। देवराज चौहान बोला, हमें बंगले में लगे एक एक माइक्रोफोन की तलाश करके नष्ट करना होगा। इस काम में जितना भी वक्त लगे, सतर्कता से ये काम पूरा करना है। इस बात का हर पल ध्यान रखना कि हम जो बात करेंगे वो सुन लेंगे, इसलिए खामोश रहकर काम में लग जाओ। आखिर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? जगमोहन के चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। जल्दी पता चल जाएगा। दिन के 12 बज रहे थे। रईस एफएम पर गाने सुन रहा था। अहमद आंखें बंद किए चेयर पर बैठा था और दूसरी चेयर पर टांगे रखी हुई थी। फैजल घंटे भर से टेबल पर फैले नक्शे पर नजरें दौड़ा रहा था। इतनी देर से तुम उलझन में हो, रईस कह उठा। कोई उलझन नहीं, फैजल नक्शे पर नजरें टिकाए बोला। तो क्या कर रहे हो?
दूसरी जगह को चुन लिया है मैंने जहाँ का निशाना हम ले सकते हैं, फैजल ने कहा। कौन सी जगह? होटल के डिस्कोथेक तो नहीं? फैजल नक्शे से नजरें हटाकर पलटा और रईस को देखा। रईस उसे ही देख रहा था। एफएम पर गाने चल रहे थे। मेरिन सोसाइटी के बाद हमारी पसंदीदा जगह पुलिस हेडक्वार्टर होगी, फैजल बोला। क्या? रईस का मुंह खुल गया। अहमद फौरन आंखें खोलकर सीधा होकर बैठ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अहमद जैसे चीख उठा। आवाज़ नीची रखो, फैजल गंभीर था। तुम पागल हो, अहमद कुर्सी से खड़ा होते बोला। पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने को कह रहे हो? जानते हो वहाँ कितनी सख्ती है? 2 जगह चेकिंग के बाद भीतर जाया जा सकता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। असंभव, हम वहाँ काम नहीं कर सकते। करने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि पुलिस हेडक्वार्टर में बम लगाएंगे? लगाए जा सकते हैं, वहाँ कुछ करना मुसीबत मोल लेना है। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।